हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस टेक्निकल क्लासेस बिजनौर। आज हम फिर से आपके सामने हैं यूनिट थर्ड लेकर सॉफ्ट स्किल्स की। काफ़ी लंबा समय इंतजार करना पड़ा आपको थर्ड यूनिट के लिए, तो आ जाते हैं थर्ड यूनिट पर। तो थर्ड यूनिट आपकी जो है वह है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। देखो, सॉफ्ट स्किल्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको दोनों चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। किस किस की? पहली आपकी है राइटिंग स्किल्स, मतलब कैसे आप लिखेंगे, और दूसरा कैसे आप पढ़ेंगे, है ना भाई। पढ़ना और लिखना दोनों चीजें जरूरी हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी हम सिलेबस की कि आपका क्या सिलेबस थर्ड यूनिट के अंदर अवेलेबल है। तो अगर सिलेबस की बात करने जाएं तो सबसे पहले आपका रीडिंग स्टाइल में स्कीमिंग, देन स्कैनिंग, कर्निंग, एसिमुलेशन। इसके बाद आपका जो आगे का टॉपिक है वह है इफेक्टिव राइटिंग टूल्स, मेथड्स, इंडक्टिव, डिडक्टिव, पोजीशन, लीनियर, इंटरप्टेड, स्पेशियल, क्रोनोलॉजिकल। मतलब आप इन दोनों के रीडिंग और राइटिंग स्टाइल के मेथड्स को अच्छे से पढ़ेंगे। इस यूनिट को हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। आपके लिए थोड़ा सा ये जो यूनिट है कंफ्यूजिंग रहेगी, बट अगर आप मेहनत करेंगे देन यू कैन अचीव द गोल। तो आगे हम सिलेबस की तरफ चले तो आपके हैं ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर। मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट अ लेटर, कि आप बिजनेस और ऑफिशियल लेटर को कैसे लिख सकते हैं। आगे है एजेंडा, नोटिस, मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो एक बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी यूनिट थर्ड, जिसके बारे में हम सॉफ्ट स्किल में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आइए चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर। तो आपका पहला टॉपिक है इसमें रीडिंग स्टाइल। ठीक है, तो रीडिंग स्टाइल की बात करने जा रहे हैं हम। सबसे पहली बात है, देखो रीडिंग का मतलब क्या है। एक छोटे से छोटा बच्चा भी आज के समय जानता है कि रीडिंग क्या है। रीडिंग मीन्स पढ़ना। तो पढ़ने की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी रीडिंग स्टाइल की। तो डेफिनेशन में आते हैं, रीडिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? डायनेमिक, लचीला। ठीक है, कैसा प्रोसेस है? डायनेमिक, इन विच अ रीडर इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट। मतलब जिसमें रीडर क्या करता है, पढ़ने वाला किसके साथ इंटरेक्ट करता है? टेक्स्ट के साथ में। किसके साथ में इंटरेक्ट करता है? टेक्स्ट के साथ में। तो बच्चों देखो, टेक्स्ट के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो टेक्स्ट को जब देखेगा उसको फिर पढ़ना शुरू करेगा। एग्जाम्पल के लिए बात करें, भाई देखो आपके सामने लिखा है क्या? अल्फाबेट जब स्टार्ट करते हैं, है ना, छोटे बच्चे को भी सिखाया जाता है, तो वो देखते हैं, उसको सिखाते क्या? ठीक, उसको सिखाते हैं एप्पल। तो एप्पल को कैसे पढ़ता है वो? सबसे पहले पढ़ेगा ए पी पी एल ई, है ना। तो उसने सीखा, कैसे सीखा? देखकर। ठीक है, और फिर उसने बोलना स्टार्ट किया एप्पल। अब कैसे बोला उसने एप्पल? जब उसने उसको पूरे तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, और अगर हम इसकी डेफिनेशन को फिर से देखने जाएं तो क्या डेफिनेशन है आपकी? डेफिनेशन आती है, रीडिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस in which a reader interact with the text to create a dynamic और appropriate meaning। मतलब ये ऐसा डायनेमिक प्रोसेस है जिसके अंदर रीडर किसी टेक्स्ट के साथ में इंटरेक्ट करता है उसका मीनिंग निकालने के लिए। और कैसा मीनिंग हो? जिसका कुछ क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो। जैसे एप्पल था, एप्पल आपको मैंने बताया, तो एप्पल मीन्स सेब। छोटे से छोटा बच्चा जानता है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब अगर बात करें तो रीडिंग स्किल्स क्या फायदा देती है हमें, है ना। भाई आपसे पूछे कि भाई रीडिंग स्किल्स क्यों सीखनी है, क्या बेनिफिट है रीडिंग स्किल्स का? तो रीडिंग स्किल्स आपको बेनिफिट देती हैं, ये आपको बिल्ट करती हैं किन पर? 5 सेपरेट कंपोनेंट्स पर। 5 सेपरेट कंपोनेंट्स पर आपकी रीडिंग स्किल आपको क्या करती है? प्रिपेयर करती हैं, बिल्टअप करती हैं, तैयार करती हैं। कैसे तैयार करती हैं? देखिए, पहला है फोनिक्स, फिर फोनेमिक, देन अवेयरनेस, वोकेबुलरी, फ्लुएंसी, कॉम्प्रीहेंशन। भाई देखो सीधी सी बात है, आपको स्पीकिंग करनी है, आपको पढ़ना है। ठीक है, जब आपको रीडिंग करनी है तो रीडिंग में आपके क्या होनी चाहिए? फ्लुएंसी होनी चाहिए। अगर फ्लुएंसी नहीं होगी तो कोई आपको समझ ही नहीं सकता आप क्या बोल रहे हैं। आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं चीज़ों को, सामने वाले को नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए
फ्लुएंसी होनी चाहिए, वोकेबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी जितनी शानदार वोकैब होगी उतना अच्छा आप रीडिंग कर सकते हैं। देन आपसे और बात की जाए कॉम्प्रीहेंशन, देखो भाई इंग्लिश की जान है कॉम्प्रीहेंशन, तो आपको कॉम्प्रीहेंशन की जब जानकारी होगी देन आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग को इजीली कर सकते हैं। अब रीडिंग से होता क्या है, रीडिंग आपको स्ट्रांग बनाती है। कैसे स्ट्रांग बनाती है, पढ़ने में स्ट्रांग बनाती है, ठीक है, रीड करने में स्ट्रांग बनाती है, आपकी वोकैब को मजबूत बनाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि होता क्या है, अगर आप एक सीबीएसई स्टूडेंट की ओर जाएं या आईसीएसई स्टूडेंट की ओर जाएं तो उसको रीडिंग पर जोर डाला जाता है, उसको कंटिन्यूसली कहा जाता है बुक रीड करिए, बुक को पढ़िए लगातार। जब वो बुक को पढ़ेगा उसकी रीडिंग क्या होगी, मजबूत होगी, और यही कारण होता है कि वो फ्लुएंटली बोल पाता है, क्योंकि जब उसकी रटन विद्या, ठीक है, जो उसका स्पीकिंग क्लास इतना शानदार हो रहा है, वो रेगुलरली बोल रहा है। क्या बोल रहा है रेगुलरली, क्या है ना, दिस इज अ कैट, दैट इज अ, है ना, दिस इज अ कैट, दैट इज अ मैन, है ना, वो कंटिन्यूसली उस चीज को पढ़ता जा रहा है, देयर वाज अ किंग। तो वो जब लगातार किसी चीज को पढ़ रहा है तो उसको क्या कर रहा है, सीख रहा है। क्योंकि आपने भी देखा है कि लैंग्वेज क्या होती है, वो एक्विट की जाती है, एक्विजन होता है, अर्जित की जाती है। वही काम है, आप जब लगातार पढ़ेंगे, आप कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, देन आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग में स्ट्रांग हो सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि रीडिंग स्टाइल क्या है। रीडिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। कैसा है, डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें रीडर, रीडर कौन, रीडर ये पर्सन, पढ़ने वाला क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। किसके साथ में इंटरेक्ट करता है, टेक्स्ट के साथ में। किसके, टेक्स्ट, टेक्स्ट मींस शब्द, कुछ भी लिखे हो सकते हैं, जैसे ये लाइन लिखी हुई है पूरी, है ना, और उस टेक्स्ट का क्या निकलता है, एक एप्रोप्रिएट मीनिंग निकलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग, भाई क्या ऑब्जेक्टिव है रीडिंग का, क्या उद्देश्य है, क्यों हम रीडिंग कर रहे हैं, क्या फायदा है हमें रीडिंग करने का, इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ रीडिंग, या देयर इज लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ रीडिंग। देन व्हाट आर, टू लर्न द स्क्रिप्ट ऑफ ए लैंग्वेज। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई भाषा, कोई लैंग्वेज हमें सीखनी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, है ना, संस्कृत हो, है ना, फारसी हो, फ्रेंच हो, है ना, अमेरिकन हो, कोई भी आपकी लैंग्वेज है, अगर उसे हमें सीखना है ना, उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ना है, उसकी स्क्रिप्ट को सीखना है, तो हमें क्या आना चाहिए, रीडिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रीडिंग आना चाहिए। देन लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। कोई भी टॉपिक आपको लिखने के लिए दिया है, उसका कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको रीडिंग आना चाहिए। ठीक है, जब आप उस टॉपिक को पढ़ पाएंगे तभी तो आप उसका कॉन्सेप्ट निकाल पाएंगे ना। आगे, टू गेट लिटरेसी एक्सपीरियंस, शिक्षित होने का एक्सपीरियंस, पढ़ा लिखा होने का एक्सपीरियंस सीखने के लिए आपको क्या जरूरी है, क्या जरूरी है आपको, रीडिंग आना जरूरी है। ठीक है, और इस रीडिंग में अगर हम बात करें कि लिटरेसी का एक्सपीरियंस कैसे आएगा, आप कोई नॉवेल पढ़ लें, आप कोई स्टोरी पढ़ लें, है ना, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ होते हैं वो किसके, नॉवेल्स को पढ़ने के, और किसको फॉन्ड ऑफ होते हैं, स्टोरीज को पढ़ने के। आपने देखा होगा कि हम लोग भी बचपन में क्या करते थे, मैगजीन्स को पढ़ते थे, है ना, मैगजीन्स आती थी, मैगजीन्स को पढ़ते थे, कॉमिक्स को पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे, और घर वाले पढ़ने भी देते थे, क्यों, क्योंकि हमारा रीडिंग स्टाइल क्या होगा, उससे स्ट्रॉन्ग होगा। अब जितनी अच्छी रीडिंग होगी उतना अच्छा क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, आगे, टू गेट एंटरटेन। देखो भाई, अगर आपको एंटरटेन होना है, आनंद लेना है, तभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, रीडिंग स्टाइल अपना अच्छा करना पड़ेगा। जितना अच्छा आपका रीडिंग स्टाइल होगा उतना ही आप एंटरटेन करेंगे। आप मान के चलें, है ना, आप किसी एक सभा में, है ना, बोल रहे हैं, है ना, तो आप जितना अच्छा बोलेंगे पब्लिक उतना एंटरटेन होगी, पब्लिक का फोकस आपकी तरफ उतना बढ़ेगा। और जितना आप बोर करेंगे, जितना आपके जो है वोकैब खराब होगी, जितना फ्लुएंसी नहीं होगी आपके वर्ड्स में, उतना ज्यादा दिक्कतें किस में आएंगी, आपको किस में आएंगी, इतनी ज्यादा दिक्कतें, उतनी ज्यादा दिक्कतें आपको आएंगी किसमें, लोगों को एंटरटेन करने में, और आपका रीडिंग स्टाइल बिल्कुल खराब होता चलता। आगे, टू गेट डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। बेटा जब आप पढ़ोगे
तभी आप एक अच्छी डायरेक्शन पा सकते हैं और तभी आप इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। अगर आपका रीडिंग स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है ना। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है रीडिंग स्टाइल में हम बात करें कि भाई रीडिंग स्टाइल तो आप बात कर रहे हैं, बट ये रीडिंग स्टाइल होते कितने तरीके के, क्या क्या आता है इस रीडिंग स्टाइल के अंदर। ठीक है, तो रीडिंग स्टाइल में आपकी ये मेनली 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी हैं वो 4 चीजें हम बात कर लेते हैं। These are those 4 things, ये वो 4 चीजें हैं। इनमें फर्स्ट वन इज स्कीमिंग, सेकेंड वन इज स्कैनिंग, थर्ड वन इज कर्निंग एंड फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। भाई देखो चारों इतनी सिमिलर हैं कि अगर आप इनको समझ गए आप बहुत अच्छे से इनको अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझे आप बहुत दिक्कत आने वाली। इस टॉपिक को आप बड़े प्यार से और शानदार तरीके से मेरे से सुनिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, कर्निंग एंड एसिमिलेशन। चारों चीजों को देखेंगे हम। तो स्टार्ट करेंगे हम किससे, स्कीमिंग से, फर्स्ट वन से। तो बच्चों स्कीमिंग क्या है देखेंगे, पहली ही लाइन में लिखा है रीडिंग रैपिडली। क्या, रीडिंग रैपिडली, तेजी से पढ़ना। क्या है स्कीमिंग, तेजी से पढ़ना। रीडिंग रैपिडली फॉर द मेन पॉइंट्स, किन के लिए, मुख्य बिंदुओं के लिए तेजी से पढ़ना। क्या है आपका स्कीमिंग। या अगर आप बात करें और इसको कहेंगे क्या, स्कीमिंग एक ऐसा टूल है जिससे हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। किसमें, कम समय में, लेस टाइम में हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ये क्या कहलाता है आपका, स्कीमिंग कहलाता है। और स्कीमिंग का एक मतलब और क्या है, स्कीमिंग रेफर करता है किसको, लुकिंग टू द फॉर जनरल और मेन आइडिया। केवल हमें जनरल आइडिया लेना है या मेन आइडिया लेना है तो वो क्या है आपका स्कीमिंग है। क्या है, स्कीमिंग है। अब देखो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या कह दिया, तो मैं आपको एक बार फिर बताता हूं, सुनिए। स्कीमिंग क्या है, रीडिंग रैपिडली, तेजी से पढ़ना। ठीक, किस लिए तेजी से पढ़ना, मेन पॉइंट को तेजी से पढ़ना। और किस लिए, प्रीव्यू लेने के लिए, ओवरव्यू लेने के लिए, रिव्यू लेने के लिए। देखा होगा ना आपने कि आप क्या करते हैं, जब आप बच्चों ऐसा करते हैं कि आपने कोई टाइप किया कुछ और फिर उसका आप क्या करते हैं, कमांड देते हैं और उसमें क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। आप ये देखते हैं, अब एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि क्या ये सही है, कुछ एरर तो नहीं है, बट क्या ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। ऐसे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी आप क्या करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं, एक जनरल आइडिया लेते हैं किसका, मेन पॉइंट्स का, कि आपके मदर का, फादर का, आपका नेम क्या है, वो सही है या गलत है। तो एक जनरल आइडिया लेना और बहुत तेजी से पढ़ के निकल जाना किसी चीज को, वो क्या कहलाता है, स्कीमिंग। क्या कहलाता है, स्कीमिंग। अब देखो बच्चों आपसे बात की जाए कि स्कीमिंग के क्या टाइप्स होते हैं, है ना। तो देखो 3 टाइप्स होते हैं स्कीमिंग के, प्रीव्यू, ओवरव्यू एंड रिव्यू। प्रीव्यू, ओवरव्यू एंड रिव्यू, तीनों चीजों के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अक्सर आपने सुना है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे बात की जाए, भाई आपने कहा मुझे सर बिल्कुल समझ नहीं आया ये स्कीमिंग होता क्या है। तो देखो आप एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज स्कीमिंग। तो देखो बच्चों, मनी फ्रॉम, चलते हैं एक मिनट मार्कर लेते हैं, मनी फ्रॉम सेल्स इज स्टॉलन बिफोर इट गेट्स रिकॉर्डेड। क्या कहा उसने, मनी फ्रॉम सेल्स इज स्टॉलन बिफोर इट गेट्स रिकॉर्ड, मतलब पैसा चुरा लिया गया किससे पहले, किससे पहले चुरा लिया गया पैसा, जब तक कि वो रिकॉर्ड किया गया, रजिस्टर में एंट्री, कंप्यूटर में एंट्री की गई, उससे पहले ही पैसा चुरा लिया गया। ठीक है भैया, पैसे की जगह भूल गई, किससे पहले, जब तक उसको हम रजिस्टर में रिकॉर्ड करते उससे पहले पहले आपका पैसा क्या हो गया, चोरी हो गया। देखो चोरी हो गया भाई राणा जी, सारा पैसा किससे पहले, रिकॉर्ड होने से पहले रजिस्टर में, है ना। ये क्या है, स्कीमिंग। भाई स्कीमिंग क्या हुआ, स्कीमिंग में पूरा पैसा गायब, किससे पहले, रिकॉर्ड होने से पहले।
ठीक है, तो वही बात की आपने तेजी तेजी पढ़ा एकदम 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 एकदम, और ये केवल जनरल आइडिया ले लिया, तो दैट इज स्कीमिंग। वही बात, पैसा आपके पास में आया और आपके हाथ से ही वो चोरी हो गया, आपने रिकॉर्ड भी नहीं किया था अभी तक। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो स्कीमिंग को अगर आप डिटेल में पॉइंट वाइज समझें, भाई आपके पेपर में लिखने के लिए केवल 2 लाइन थोड़ी आएंगी, अगर आपसे वो डिटेल में पूछे तो आप उसको कैसे बताएंगे कि ये क्या है, फास्ट ब्राउजिंग है, किसकी, पूरे पैसेज की। ठीक है, आगे बात करेंगे, एक रफ आइडिया लेते हैं हम इसमें, किसके बारे में, टॉपिक के बारे में, किसी पैसेज के। और आगे बात करें, और क्या करते हैं, हम करते हैं क्या, वर्क एफिशिएंटली एंड सेव टाइम। हम ऐसा काम करते हैं जो एफिशिएंटली हो और अपना समय बचाते हैं। किस में बचाते हैं भाई समय, स्कीमिंग के थ्रू। अब देखो और बात करें, आगे और लिख दिया, बहुत सारे पॉइंट है कि हम किसी इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं तो उसको हमने क्या किया, अपना पूरा समय बचाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी उसको सर्च कर लिया। ठीक है, आगे, इट इज ऑल्सो डन टू रिव्यू प्रीवियसली, पिछले को हम देखने के लिए। देखा होगा ना आपने अक्सर कि आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया और पढ़ने के बाद एग्जाम टाइम पे क्या करते हैं, आपने कोई पूरी 5 यूनिट पढ़ ली, जो भी आपकी एकेटिव की एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, तो 5 यूनिट पढ़ने के बाद में आपने क्या किया बच्चों, कि उनका ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, एकदम एकदम पेज पलटते गए, अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, और आप एक एक करके पेज पलटते गए, देखते गए, पलटते गए, देखते गए, तो आप क्या कर रहे हैं, ये स्कीमिंग कर रहे हैं, जनरल आइडिया ले रहे हैं कि अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है मुझे, ये भी आता है मुझे, इसका ऐसा होता है, तो आपने क्या किया, वो स्कीमिंग किया। अब देखो नंबर 2, दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या है दूसरा टॉपिक, स्कैनिंग। बहुत अच्छे से कहते हैं, अक्सर कहते हैं ना साथ के लोग भी, भाई इसने तो स्कैन कर दिया, एज इट इज उतार दिया जैसा था, है ना, स्कैन करना। ठीक है, तो देखो स्कैन का मतलब क्या होता है, स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, रीडिंग रैपिडली। भाई देखो वहां भी रैपिडली पढ़ रहे थे, यहां भी रैपिडली पढ़ रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, रीडिंग रैपिडली थ्रू अ टेक्स्ट टू फाइंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। क्या, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, मतलब इतना तेज पढ़ रहे हैं मगर फिर भी उस इंफॉर्मेशन को हमें गेट करना है, उसको पकड़ना है जो हमें रिक्वायर्ड है। स्कीमिंग में ऐसा नहीं था, स्कैनिंग में ऐसा है कि आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको पकड़ना है, उसको उठाना है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर इसको समझाऊं, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप सब लोगों के घर में पहले टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, देखो उसी की बात कर रहे हैं हम, क्या होती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी। अब टेलीफोन डायरेक्टरी से मैंने कहा कि आपको एक नंबर सर्च करना है, किसका, किसका नंबर सर्च करना है, किसी हॉस्पिटल का। अब मान लिया उस हॉस्पिटल का नाम आपके क्या हो सकता है, क्या हो सकता है हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल का नाम मान लिया क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्या नाम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अब बच्चों आपने वो टेलीफोन डिक्शनरी खोली और आपको कौन सा वर्ड पकड़ना है, जी। तो आप इतना जी तक पेपर पलटते गए पलटते गए पलटते गए, जब आप जी पर पहुंचे तो जी के बाद आपने क्या कहा, भाई जी के बाद ओ देखना है, तो जी ओ आता हो तो जी ए होता है पहले, फिर जी बी होता है, सी डी ई, है ना, तो इस तरीके अब जी ओ आए तो जी ओ, फिर अगला वर्ड वी, है ना। तो आप सीक्वेंस में चलते चले गए और डायरेक्टली जहां आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आया वहां आपने उसको एकदम पकड़ लिया। कैसे पकड़ा, एकदम पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद आपने उसको पुट कर दिया, डन, क्लियर। तो आपने क्या किया, जो आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो आपने एकदम तेजी से पढ़ते 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 और उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया, एकदम बिल्कुल किस तरह, जैसे शेर अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे जाता है और जैसे ही दिखता है कि शिकार कमजोर है तुरंत उठा लेता है, तो वही आपने काम किया। आपने क्या किया, धीरे धीरे पढ़ते गए और जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी आपने उसको उठा लिया, टेलीफोन डायरेक्टरी से वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नंबर आपने निकाल लिया बहुत जल्दी से। तो ये क्या है, आपका स्कैनिंग है। क्या है स्कैनिंग, रीडिंग रैपिडली थ्रू अ टेक्स्ट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। आगे बात करते हैं, टू लुक फॉर द मेन आइडिया इन ए चैप्टर ऑफ ए बुक, है ना भाई, किसी बुक के चैप्टर से आपको क्या करना है, मेन आइडिया लेना है। ठीक है, तो भी क्या है, स्कैनिंग है। आपको किसी मूवी की समरी लिखनी है तो भी क्या है, स्कैनिंग है।
आगे बात करते हैं स्कैनिंग को और कुछ पॉइंट्स में जान लेते हैं ना। तो देखो, जब हम कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ रहे होते हैं और हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, जब आप कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ रहे हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसको ढूंढते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्या, कैट इज अ पेट। कैट क्या है, पेट है ना। तो आपने क्या किया, आपसे उसने पूछ लिया कि इसमें क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट क्या है, कौन सा वर्ड कॉन्सोनेंट है या कौन सा वर्ड वोवेल नहीं है। तो आपसे पूछा तो आपने तुरंत उठाया और कहा क्या, ए। आप स्पेसिफिक वर्ड आपने एकदम उठा लिया। आगे चलते हैं, स्कैनिंग इज डन फॉर फाइनाइट एंड हाईली स्पेसिफिक पर्पज। स्कैनिंग तब की जाती है जब आपको क्या करना होता है, एक फाइनाइट यानी कि निश्चित और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पर्पज हो आपके सामने, ठीक है। इसको और भी क्या कहते हैं, सर्च रीडिंग भी कहते हैं, ढूंढकर पढ़ना भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे होते हैं किसी टेक्स्ट में तो भी स्कैनिंग होता है ना। और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, है ना। इस वन शॉट वीडियो में आपको अब पढ़ाते हैं हम कर्निंग। क्या, कर्निंग। तो देखो बच्चों, कर्निंग की बात करने जा रहे हैं हम। कर्निंग क्या है, ठीक है। कर्निंग का मतलब क्या है, दो वर्ड में कर्निंग का मीनिंग निकल के आता है। फर्स्ट वन इज इंटरप्रिटेशन, सेकेंड वन इज इंटरफेस, सेकेंड वन इज इंटरफेस। तो देखो लिखा हुआ है, कर्निंग मीन्स इंटरप्रिटेशन एंड इंटरफेस। एंड व्हाट इज इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन इज गेटिंग द समरी ऑफ ऑल इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए टॉपिक। किसी टॉपिक के सारे, इसके सारे इंपोर्टेंट पॉइंट की समरी लेना, क्या है, इंटरप्रिटेशन। एंड व्हाट इज इंटरफेस, रीडिंग बिटवीन द लाइन, किसी लाइन के बीच में पढ़ना। एंड अंडरस्टैंड करना, क्या अंडरस्टैंड करना है बच्चों आपको, अंडरस्टैंड करना फैक्ट जो डायरेक्टली ओपनली हमें नहीं बताए गए हैं, ठीक है। तो कर्निंग क्या है, कर्निंग दो वर्ड के बीच का आपका एक मीनिंग है, क्या, इंटरप्रिटेशन एंड इंटरफेस। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, है ना, वर्णन करना किसी चीज का, गेटिंग द समरी ऑफ ऑल द इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ टॉपिक। एंड इंटरफेस क्या है कि भाई लाइन के बीच में उन वर्ड को आपने चुन लिया, उन वर्ड को आपने ढूंढ लिया जिनका मीनिंग आपको नहीं पता था, ठीक है, या जिनका मीनिंग उसने क्लियरली नहीं बताया। भाई एक ऐसा वर्ड उसने डाल दिया आपके पूरे टॉपिक के अंदर जो हार्ड है, जो आपको नहीं आता, तो उस वर्ड का उठाना, उस वर्ड को, उस वर्ड का मीनिंग निकालना, ठीक है, ये क्या है, उस वर्ड को समझना, ये क्या है, आपका कर्निंग है। आगे चलते हैं, देखो भाई, अब कर्निंग टेक्निक में क्या करना पड़ता है हमको, क्या करना चाहिए कर्निंग टेक्निक में। तो देखो बच्चों, कर्निंग टेक्निक में हमें वर्ड मीनिंग, कर्निंग टेक्निक में हमें वर्ड मीनिंग, ठीक है, क्या करना है, वर्ड मीनिंग को समझना होता है, वर्ड मीनिंग को ढूंढना होता है। जैसे डिफरेंट मीनिंग के बेस्ड पर कॉन्टेक्स्ट को समझना, कोई कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है उसको डिफरेंट मीनिंग के बेस पर समझना। आगे अननोन वर्ड्स के बारे में जानना, उससे आगे रूट वर्ड्स के बारे में जानना, जो रूट वर्ड्स दिए हुए हैं उन रूट वर्ड्स को उठाना, उनके बारे में जानना, उनका मीनिंग निकालना। आगे केवल सेंटेंस नहीं पढ़ना, उनका सेंस भी निकालना। केवल सेंटेंस पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं करनी है जैसे पीछे करते आ रहे थे हम स्कैनिंग में और स्कीमिंग में। हमें उस पूरे पैराग्राफ का, उस पूरे ग्रुप का मीनिंग भी निकालना है और ओवरव्यू भी लेना है। आगे चलते हैं, तो अब देखो कर्निंग के बाद में आपने कर्निंग को बहुत अच्छे से जान लिया कि कर्निंग दो वर्ड में है, इंटरप्रिटेशन एंड इंटरफेस, ठीक। इंटरप्रिटेशन मीन्स किसी भी चीज की व्याख्या करना, पूरी समरी का वर्णन करना, ठीक है। इंटरफेस मीन्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस का मीन है कि
आपको क्या करना है, जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो उसमें ओपनली स्टेट नहीं किए गए हैं, ओपनली समझाया नहीं गया है जिनको, उन वर्ड्स को समझना। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? तो देखो बच्चों, एसिमिलेशन क्या है, इसमें एक मेंटल मैप बनाते हैं। एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं, एक मेंटल मैप बनाते हैं, अपने दिमाग में एक चित्र बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने माइंड में हम एक पिक्चर बना लेते हैं। क्या करते हैं, माइंड में एक पिक्चर बना लेते हैं। और जब हमने माइंड में पिक्चर बनाई तो कैसी पिक्चर बनाई, पूरे पैसेज की। किसकी, पूरा एक पैसेज दिया है आपको, पूरा एक पैराग्राफ दिया है, उस पूरे पैराग्राफ की आपने क्या बना ली, एक अपने माइंड में एक इमेज बना ली, उसका एक मैप बना लिया। और उस मैप को आपने क्या किया, पढ़ा, और पढ़ने के बाद आपने उसको क्या कर लिया, एसिमुलेट कर लिया, आत्मसात्करण कर लिया। अगर हिंदी में बात करें, आत्मसात कर लिया अपने अंदर। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझाता हूं, देखो होता क्या है। ठीक ठीक, आपको मैं समझाता हूं। देखिए लिखा हुआ है आगे कि व्हेन वी से वी हैव अंडरस्टूड अ कॉन्सेप्ट आफ्टर रीडिंग अ चैप्टर वी हैव एक्चुअली डन एसिमुलेशन। जब हम कहते हैं ना कि भाई हमने इस पूरे पैसेज को पढ़ लिया है या इस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है, अब हम इसे समझ चुके हैं इसके अंदर क्या है। जैसे आपने रामायण पढ़ी है ना, रामायण पढ़ते हैं ना, और रामायण पढ़ने के बाद कहा कि भाई मैंने पूरी रामायण को समझ लिया, रामायण के सुंदरकांड को मैंने समझ लिया, ये कोई भी XYZ बुक है, आपने उसको समझ लिया, और समझने के बाद आपने उसमें क्या किया, ओफो अब मुझे समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहा है, भाई राइटर क्या कहना चाह रहा था मुझे समझ में आया, शेक्सपियर क्या कहना चाह रहा था मुझे समझ में आया, कालिदास क्या कहना चाह रहे थे मुझे समझ में आया। तो आपने कैसे समझा, कि आपने उसके कैरेक्टर को ध्यान से पढ़ा, उसके कैरेक्टर को समझा, और एनालिसिस करने के बाद कहा ओहो यहां इन्होंने गलती की, यहां इन्होंने ये चीज समझाई। तो भाई कि आपने एक मेंटल मैप प्रिपेयर कर लिया, किसका, पूरा किसका, उस पैसेज का, जिस पैसेज को आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आपको क्या स्टेप्स करने चाहिए, किसमें, एसिमुलेशन में क्या स्टेप आपको करने चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले आपको पूरी इंफॉर्मेशन को किसमें कन्वर्ट करना है, एक आइडिया में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, एक आइडिया में कन्वर्ट करना है। अब देखो जब आइडिया में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आप अगर पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, भाई कुछ भी हो सकता है, आप पिक्चर देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, इस सारे को आप क्या करेंगे फिर अपने पर्सनल लेवल पर क्या करेंगे, जज करेंगे। जैसे आपने क्या किया कि आपने अगर कोई बुक पढ़ी, रामायण पढ़ी जैसे, तो रामायण में आप क्या करते हैं, आपने देखा राम का कैरेक्टर, तो आपने राम के कैरेक्टर को जज किया, फिर आपने देखा रावण का कैरेक्टर, आपने उसको भी जज किया और कहा कि भाई देखो ऑथर ने रावण के कैरेक्टर में यहां गड़बड़ छोड़ दी। ठीक है, फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने व्यूज उसके ऊपर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपने अपने आप में उस पूरी स्टोरी को आत्मसात कर लिया, एसिमुलेट कर लिया। आगे बात करते हैं, डिस्कस विद द पीयर्स टू गेट देयर व्यू पॉइंट्स एज वेल। फिर आप क्या करते हैं, अपने पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप के लोगों के साथ में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने कुलीग के साथ में आप डिस्कस करते हैं कि भाई देखो यहाँ ये चीजें होनी चाहिए थी, इस प्ले में कोई प्ले हुआ, जैसे इस प्ले में ये कैरेक्टर का रोल इस तरीके का होना चाहिए, दूसरे कैरेक्टर का रोल इस तरीके का होना चाहिए, तीसरे कैरेक्टर का रोल ऐसा होना चाहिए था, बट इसने बहुत अच्छा काम किया भाई, एक किसी कैरेक्टर के बारे में बताया, है ना। तो ये क्या है, आपका एसिमुलेशन है। एक फिर क्या करते हैं आप, इन सब की हेल्प से एक क्या करते हैं, मेंटल मैप प्रिपेयर करते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर, और फिर क्या करते हैं, चलो इस बार इंप्रूव करके कुछ बनाएंगे। समझ में आया एसिमुलेशन? एक बार फिर से मैं आपको एसिमुलेशन बता देता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों, व्हाट इज एसिमुलेशन, when we attempt to make a mental map of the entire passage that we have read is called assimilating। जब हम एक पूरे पैसेज को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में हम उसके बारे में एक मेंटल मैप बना लेते हैं, एक मानसिक चित्रण कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एसिमुलेशन कहलाता है। किसकी बात की, यहां पूरे पैसेज की। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई, एसिमुलेशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एसिमुलेशन के। ठीक है, तो देखते हैं, मेन पॉइंट को समराइज करना, क्या करना, मेन पॉइंट को समराइज करना। ठीक है, आगे पैसेज की स्ट्रक्चर को रिकॉल करना, पैसेज की स्ट्रक्चर को रिकॉल करना, और रिकॉल करने के बाद में क्या करना कि इंट्रोडक्शन क्या था, सपोर्टिंग सेंटेंस क्या थे, कंक्लूजन क्या था, है ना, ये सारी चीजें क्या है,
आप आत्मसातकरण ही तो कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ लिया पूरा चैप्टर, चैप्टर पढ़ने के बाद आपने कहा अच्छा पहले चैप्टर में ये था, दूसरे में ये था, तीसरे में ये था, है ना, चौथे चैप्टर में ये था, अच्छा वहाँ कुछ वर्ड मिस हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है आपका एसिमुलेट करना है। फिर ऑथर के व्यू पॉइंट को भी जज करना। मैंने कहा था ना आपसे, आप कह रहे थे कि हाँ भाई यहाँ कमी छूट गई, तो ऑथर के पॉइंट को भी आप क्या कर रहे हैं, व्यू पॉइंट को जज कर रहे हैं। फिर रिटेन द इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, आप अपनी मेमोरी में इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। आगे डिलीवर दैट मेमोराइज्ड इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन, जो आपने मेमोराइज किया आप उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर कर रहे हैं। भाई तुम बताओ तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या मैं सही हूं या गलत हूं, कुछ चेंज होना जरूरी है ना, क्या इस कैरेक्टर में कुछ इंप्रूव होना जरूरी है, इस सेंटेंस में या इस पैसेज में कोई इंप्रूवमेंट है, रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो ये सारा क्या है आपका एसिमुलेशन है। तो देखो बेटे आपने चारों टॉपिक पढ़े, फर्स्ट वन स्कीमिंग, सेकेंड वन इज स्कैनिंग, थर्ड वन इज कर्निंग, फोर्थ वन इज एसिमुलेशन। चारों को आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने, और वो क्या है, रीडिंग के बाद राइटिंग। अभी तक आपने रीडिंग को पढ़ा, अब हम चलते हैं कहाँ, राइटिंग की तरफ। तो बच्चों राइटिंग क्या है, पढ़ना और लिखना दोनों जरूरी है ना। तो अब आपने जब रीडिंग पढ़ लिया तो रीडिंग के बाद राइटिंग की बात करें तो राइटिंग क्या है, राइटिंग एक आर्ट है। क्या है, आर्ट है ना। देखते हैं आप कि आप आर्ट में भी क्या करते हैं, लिखते हैं, तो वही आपने रीडिंग में, इसमें राइटिंग में किया। राइटिंग क्या है, एक आर्ट है, किसको एक्सप्रेस करने की, किसको, आपके व्यूज को, हमारे व्यूज को एक्सप्रेस करने की, और आइडिया लेने की, और थॉट्स लेने की। मतलब आपके दिमाग में कोई एक्सप्रेशन आया, कोई आइडिया आया, कोई थॉट आया, और उस सब को आपने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। किसकी टर्म में, अपनी राइटिंग की टर्म में। जब राइटिंग की टर्म में एक्सप्रेस किया वो आपने एक बुक की टर्म में, नोवेल की टर्म में लिख दिया। ठीक है, राइटिंग क्या होती है, हाईली पर्पज ड्राइवन होती है। मतलब लिखने के पीछे हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वो सैड स्टोरी हो सकती है, हैप्पीनेस की स्टोरी हो सकती है, किसी कंफ्यूजन की स्टोरी हो सकती है, किसी ट्रैवल की स्टोरी हो सकती है ना। ये स्टोरी मीन्स पोएम भी हो सकती है ना। फिलहाल ऐसा नहीं कि मैं केवल प्रोज की बात कर रहा हूं। आगे बात करते हैं मेथड्स क्या हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका आ सकता है एग्जाम में, है ना। 99% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपको देखने के मिले। मेथड्स ऑफ राइटिंग, कि आपके राइटिंग के क्या मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव, सेकेंड वन इज डिडक्टिव, थर्ड वन इज एक्सपोजिशन, फोर्थ वन इज लीनियर, फिफ्थ वन इज इंटरप्टेड, सिक्स्थ वन इज स्पेशियल, एंड द लास्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल। अब एक एक करके हम सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। तो पहले मेथड की तरफ चलते हैं बच्चों, और दूसरे मेथड, दोनों को मैं साथ लेके आया हूं, जिससे आपको अगर एग्जाम में आपसे वो डिफरेंस भी पूछ ले तो आप दोनों का डिफरेंस भी बड़े आसान तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में चलते हैं। तो पहला मेथड है आपका डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, है ना। पहला दूसरा दोनों है, दोनों को साथ में लिया है और दोनों का डिफरेंस भी दिखाया है। अक्सर जाने माने मेथड है दोनों। तो अगर बात करें डिडक्टिव की, तो डिडक्टिव मेथड क्या है, देखो बच्चों डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक की ओर चलते हैं। मतलब आपको सामान्य जानकारी है किसी चीज की, और आप उस जानकारी को किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, विशिष्ट जानकारी की तरफ, स्पेसिफिक कंटेंट की तरफ, है ना। अब इसको मैं बहुत शानदार तरीके से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। आगे इंडक्टिव में क्या है कि आप स्पेसिफिक जानकारी से शुरू करते हैं और किसकी तरफ ले जाते हैं, जनरल कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से घर आते हैं, है ना। तो आप घर पहुंचे, मगर आपके घर पहुंचने से पहले आपकी कंप्लेन आपके घर पे पहुंच गई। तो उस कंप्लेन की अगर बात करें तो आपके जो गार्जियन है आपको उन्होंने कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद आपको डांटना शुरू किया कि आपका रिजल्ट इतना खराब है, मार्क्स इतने खराब है, ठीक है, आपका ये सब्जेक्ट खराब है। तो वो क्या, उनको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहां से मिली, स्कूल या कॉलेज से, उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को उन्होंने उठाया और आपको सुनाना शुरू कर दिया, आपको डांटना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से जनरल की तरफ चलते हैं।
फिर आपको धीरे धीरे समझाना शुरू करते हैं, बेटे ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो फिर आप खाना खाओ आराम से, पढ़ना शुरू करो, है ना। तो आपका एक उन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक उठाया क्या कि आपकी गलती है, फिर धीरे धीरे आपको प्यार से समझाना शुरू किया और आपको जनरल की तरफ ले गए, जनरल कंक्लूजन की तरफ की, क्या कि बेटे डिनर का टाइम है, खाना खाओ। ठीक है, तो ये क्या है आपका इंडक्टिव मेथड है, किसकी तरफ से, स्पेसिफिक से और जनरल की तरफ से। डिडक्टिव में क्या था कि जनरल से और स्पेसिफिक की तरफ मूव करना। तो कोई बच्चा है, उसको क्या सिखाया जाता है, खेल खेल में पढ़ना, तो उसको सामान्य तरीके से, जनरल तरीके से तो क्या किया, खेलना सिखाया, और खेलते खेलते उसको एबेकस की हेल्प से गिनती स्टार्ट करा दी। एबेकस होता है छोटी क्लासेस में छोटे बच्चों के लिए, उसमें क्या करते हैं, उनको धीरे धीरे चीजें सिखाते हैं, है ना, उनको दिखाते हैं कि भाई देखो ये क्या है, पल्स है, मोती है, ठीक है, वो उनको घुमाता रहेगा, फिर उसको कहेंगे बोलो 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से आपको क्या कर रहे हैं, डिडक्टिव मेथड में जनरल से स्पेसिफिक की तरफ लेके आगे। तो फिर डिफरेंस में बहुत सारी चीजें हैं। इसका एम क्या है, सर्टेन होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, इंडक्टिव में प्रोबेबिलिटी होती है। आगे इसमें क्या है, डिडक्टिव में आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी होती है, ठीक है। और स्पेसिफिक में क्या है, आर्ग्यूमेंट की गारंटी होती है। अब देखो भाई, आपकी अगर कॉलेज से स्कूल से कोई कंप्लेन आई है तो वो गारंटेड आई है, तभी आपके गार्जियन क्या कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, गारंटेड है ना, उन्होंने कोई प्रूफ भेज दिया कि आपका रिजल्ट खराब है या सारी चीजें हैं, या आपने कोई ऐसी खराब हरकत की है कि आपको सुनना पड़े, वो गारंटेड आपके गार्जियन उस गारंटेड इंफॉर्मेशन को लेकर, उस गारंटेड कंक्लूजन को लेकर बैठे हैं, जिस पर वो आपसे क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका इंडक्टिव मेथड में है। आगे बात करते हैं, इसमें फोकस अवॉइड किया जाता है क्या, ब्रॉड जनरलाइजेशन, और फोकस करा जाता है किस पर, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस पर। यहां क्या होता है, ऑब्जर्व किया जाता है किसको, स्पेसिफिक केसेस को, उल्टा हो गया। आगे एरर्स की बात करते हैं कि भाई कितने एरर आ सकते हैं, रिस्क ऑफ एरर के चांस क्या है। तो देखो डिडक्टिव में रिस्क ऑफ एरर के चांसेस क्या है, लोअर हैं, और जबकि इंडक्टिव में क्या है, आपके रिस्क ऑफ एरर के चांसेस हायर हैं। तो आपने अच्छे से जाना होगा कि यहाँ डिडक्टिव और इंडक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं, एक्सपोजिशन मेथड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसको एक्सपोजिशन के साथ कुछ लोग, है ना, एक्सपोजिटरी मेथड भी कह देते हैं, है ना, एक्सपोजिशन है, एक्सपोजिटरी मेथड भी कह देते हैं। अब देखो क्या है ये क्या है, एक इस तरीके का मेथड है जिसमें ओरल और रिटन दोनों डिस्कोर्स होते हैं, इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए और इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब क्यों बनाते हैं भाई इसको, है ना, क्या नीड है इस मेथड की, क्या नीड है, तो क्या नीड है इस मेथड की, देखो द क्रिएटर ऑफ एक्सपोजिटरी टेक्स्ट कैन नॉट एज्यूम दैट द रीडर और लिसनर हैज प्रायर नॉलेज ऑफ द टॉपिक। भाई जो आपका ये एक्सपोजिशन वाला मेथड है, इसमें जिसने एक्सपोजिटरी बनाया है, जिसने भी एक्सपोजिशन बनाया है, जिसने भी लिख दिया है उस तरीके से, उसको ये जानकारी नहीं होती कि लर्नर को या रीडर को इस बारे में प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है। बस वो क्या करता है, वो लिखता है। और क्या मेन पॉइंट है, क्यों लिखता है और कैसा लिखता है, भाई भाई इसलिए लिखता है जिससे कि रीडर समझ सके, लर्नर सीख सके। और उसमें क्या करता है, वो लिखकर आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कराता है, जो भी लिखा है उसने बिल्कुल क्लियर लिखा होगा, दिक्कत नहीं होगी। दूसरा कॉन्सियसनेस होती है, फिर प्रिसीजन होती है, मतलब बिल्कुल प्योरिटी होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, एरर फ्री होगा, ठीक है। ये सारी चीजें देखो लिखा हुआ है, फ्री ऑफ एरर्स, ठीक, और इजी टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप बात करें कि एक्सपोजिशन क्या है, एक्सपोजिशन राइटिंग का एक ऐसा टाइप है जिसमें जो आपका ऑथर है वो किस तरीके से लिखता है, वो इस तरीके से लिखता है कि सामने वाला उसको समझ सके और उस कंटेंट से इंफॉर्मेशन ले सके। क्या है एक्सपोजिशन, किसी कंटेंट को समझना और उससे इंफॉर्मेशन को गेन करना, ठीक। अब कैसे करेगा इंफॉर्मेशन गेन, जब उस इंफॉर्मेशन में क्लैरिटी होगी, कॉन्शियसनेस होगी, प्रिसीजन होगी, तभी वो क्या कर सकता है, उससे इंफॉर्मेशन को गेन कर सकता है। आगे बात करते हैं,
लीनियर मेथड। बिल्कुल शानदार। ठीक, लीनियर का मतलब समझ ही रहे होंगे आप, लाइन वाइज लाइन, है ना। तो देखो लिखा हुआ है कि ए लीनियर राइटिंग प्रोसेस मीन्स roughly that the text is composed in the order of its final presentation। वो कहता है कि कुछ इस तरीके से लिख दिया राइटर ने कि जो कैसा है, रफली है और स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा है। ठीक है, एक लाइन में चलता जा रहा है, एक सीरीज में चलता जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, क्रिएटिंग स्लाइड्स। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, है ना, सभी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप क्या करते हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5, स्लाइड 6, है ना, सीक्वेंस में चलते हैं ना। और जब सीक्वेंस में चलते हैं तो ये आपका क्या निकलता है, एक मीनिंगफुल ऐसा मेथड निकलता है जो ऑर्डर में होता है। किस में होता है, ऑर्डर में होता है। तो अगर डेफिनेशन की तरफ फिर से जाते हैं हम, क्या, ए लीनियर राइटिंग प्रोसेस मीन्स रफली दैट द टेक्स्ट इज कंपोज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इट्स फाइनल प्रेजेंटेशन। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ऑर्डर में हम फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए कंटेंट को लिखते हैं। आगे चलते हैं, इंटरप्टेड मेथड। क्या, इंटरप्टेड मेथड। तो देखो बच्चों, इंटरप्टेड मेथड की बात करेंगे कि जब हमारा पर्पज क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, कैसा है, ड्रामेटिक वे में, क्या है, ड्रामेटिक वे में चीजों को समझाना। और कैसे समझाना, पास्ट टू फ्यूचर मेक इंफॉर्मेशन। मतलब हम इस तरीके से लिख रहे हैं चीजों को, अपने लर्नर को या रीडर को इस तरीके से समझा रहे हैं कि वो पास्ट से लेकर और फ्यूचर तक की इंफॉर्मेशन को गेन कर सके। एक तो अब कैसे, और वो इंगेज हो सके, क्या हो सके, इंगेज हो सके ज्यादा से ज्यादा। आगे देखते हैं, whenever the writer gives a break, किसको ब्रेक देता है, to the line of thought। हमने जो लाइनें लिखी हैं अपने विचार की, उनको क्या करता है, ब्रेक देता है, उनको तोड़ देता है। और किस लिए तोड़ देता है, जिससे कि एक ऐसा आइडिया प्रोड्यूस हो सके जिससे लोग एंटरटेन हो सके, लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सकें। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझे, माई पेरेंट्स ग्राउंडेड मी डिजर्वडली फॉर अ मंथ। मेरे माता पिता ने मुझे 1 महीने के लिए रोक दिया। इसलिए रोक दिया, 1 महीने के लिए रोक दिया। अब ये आप कह रहे होंगे सर ये तो सिंपल सी बात होगी, 1 महीने के लिए रोक दिया, क्यों रोक दिया भाई? उन्होंने आपको ब्रेक दे दिया। कैसे ब्रेक दे दिया? उन्होंने देखा कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे, या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, बेटा 1 महीना आप रुको, तब हम बताएंगे आपको क्या करना है। सर आपके साथ में भी होता है ना, आपके टीचर्स या कोई भी आपको बोलते थे अभी आप रुको, फिर आपको बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। वही चीजें यहां है कि माई पेरेंट्स ग्राउंडेड मी डिजर्वडली फॉर अ मंथ। ठीक, उन्होंने क्या किया, ड्रामेटिक वे में आपको रोक दिया। और आपको इसलिए रोका ताकि आप चीजों को फिर से स्टार्ट कर सके। कहते हैं ना कि आपने कोई एग्जाम दिया और आप उस एग्जाम में फेल हो गए, आप फिर से तैयारी करते हैं, थोड़ा सा गैप लेने के 10-15 दिन आप घूम आए, फिर 10-15 दिन बाद फिर आपने स्टार्ट किया इस बार अगले एग्जाम के लिए, अब इस बार अच्छे से मुझे क्रैक करना है, चीजें अच्छे से निकालनी है। तो यही क्या है, इंटरप्टेड मेथड। क्या है कि आपको इंटरप्ट कर दिया, आपको रोक दिया। ठीक, when our purpose is to narrate an experience in a dramatic way by jumping from past to future to make information more engaging। मतलब आपकी जो भी पुरानी इंफॉर्मेशन थी उसको फ्यूचर की इंफॉर्मेशन से ऐड करने के लिए ड्रामेटिक वे में आप किस मेथड का प्रयोग करते हैं, इंटरप्टेड मेथड। आगे की तरफ चलते हैं, स्पेशियल मेथड। स्पेशियल मेथड की बात करें, ये एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है। क्या है स्पेशियल मेथड? एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है। इसमें हम क्या करते हैं, चीजों को अरेंज करते हैं। और कैसे अरेंज करते हैं कि चीजें कैसे फिट हो फिजिकली, कैसे फिट हो फिजिकली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, ए बेडरूम, ए किचन एटसेट्रा। जैसे आपको पता होगा बच्चों, फिजिकली आपको ये पता है कि आपके बेडरूम में आपको बेड कहाँ डालना है, पता है ना। आपको ये पता है कि चेयर कहाँ डालनी है, आपको ये पता है कि ड्रेसिंग कहाँ रखना है, आपको ये पता है कि बुक्स कहाँ रखनी है। तो आपका जो बेडरूम है वो कैसा है,
आपको उसकी फिजिकली इंफॉर्मेशन है कि वो फिजिकली कहां फिट बैठेंगी उसके अंदर चीजें। तो राइटर भी यहां क्या कर रहा है, वो चीजों को इस तरीके से रख रहा है, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में रख रहा है, जिस ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में चीजों को आप एक चीज से दूसरी चीज को रिलेट करके, है ना, देखा ना, रिलेशन टू अनदर, दूसरी चीज से रिलेट करके समझ सकें। ठीक, अब आपने इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के लिए मैप्स आते हैं, और उन मैप को क्या करते हैं हम, छोटे छोटे आजकल चल रहे हैं काफी, छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग कर देते हैं। तो बच्चे से कहते हैं ऐड कर, तो बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ता है, ऐड करता है। ऐसे टॉयज भी आते हैं, और फिर जोड़ जोड़ के वो क्या कर लेता है, उसको पूरा बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसको फिजिकली दिख रहा है कि कहां कौन सा स्पेस फिट होगा। वही बात है, यहां भी राइटर ने क्या किया है, एक ऐसा पैटर्न ऑर्गेनाइज किया है जिससे इंफॉर्मेशन निकले। कैसी इंफॉर्मेशन निकले, जो एक साथ फिट हो सके, जो एक साथ फिट हो सके, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया आपको क्या, ए बेडरूम। लास्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल। बच्चों क्रोनोलॉजिकल मेथड की बात करें, क्रोनोलॉजिकल मेथड है क्या आपका, है ना। इस मेथड का मतलब है कि कोई भी इवेंट किसी स्टोरी में, तो कहां से, बिगिनिंग से एंड तक, कोई भी इवेंट किसी स्टोरी में बिगिनिंग से एंड तक सीक्वेंस में लिखा कि भाई शुरुआत में इवेंट कैसा था, बीच में इवेंट कैसा था, लास्ट में इवेंट कैसा है। तो किसी भी इवेंट को शुरू से लगा के लास्ट तक और कैसे रखना, एक स्टोरी की टर्म में लिख देना, ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल मेथड है। और ये किस में हेल्प करता है, रीडर को हेल्प करता है कि स्टोरी में क्या हुआ, है ना। जैसे हमने काफी बात रामायण की कर लिया, तो रामायण में हमने पढ़ा पहले क्या हुआ, राम जन्म, है ना, राम जन्म हुआ, राम जन्म के बाद राम वनवास हुआ, ठीक, राम वनवास के बाद में सीता हरण हुआ, फिर लंका दहन हुआ, फिर रावण वध हुआ, ठीक है, फिर राज तिलक हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो क्या है ये, स्टेप बाय स्टेप, है ना, कहां से, बिगिनिंग से और कहां तक, एंड तक। तो राइटर को समझना आसान हो गया। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट है, वो क्या करता है, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, फिर वो क्या करेगा, क्लास में जाएगा, फिर वो क्या करेगा, स्टडी करेगा, फाइनली वो काम। ये क्या हो गया आपका, क्रोनोलॉजिकल मेथड। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं ऑफिशियल और बिजनेस लेटर। ठीक, तो बच्चों लेटर लिखना आपने काफी सीखा होगा ना, ये तो आपके 8th to 10th स्टैंडर्ड की बात है लेटर लिखना। ठीक है, तो मैं आपको केवल ओवरव्यू देने वाला हूं इसका। ठीक है, तो आपका ऑफिशियल और बिजनेस लेटर राइटिंग क्या है, क्या हो सकता है, एक अच्छा बिजनेस लेटर क्या हो सकता है। देखो, एक गुड बिजनेस लेटर इज अ ब्रीफ, कैसा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब समझ में आ रहा हो भाई, बिल्कुल साफ साफ लिखा हो, ऐसा नहीं कि कोई चीज छिपी हुई हो। और पोलाइट होना चाहिए, है ना। भाई वो गुस्सा किसी को पसंद नहीं है आज के टाइम में, एंगर किसी को पसंद नहीं, पोलाइटनेस उस लेटर से निकल के आ रही हो। ठीक है, बिजनेस लेटर है ना, तभी तो आपकी तरफ को अट्रैक्ट होंगे ना वो लोग, तभी तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तभी तो आपको टेंडर देंगे। ठीक है, और अगर पॉसिबल हो सके तो क्या होना चाहिए, ये लिमिटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अगर हम कि इसमें और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कि ये पंचुएट, है ना, पंचुएशन इसकी ठीक होनी चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग इसमें प्रॉपर स्पेस पे होने चाहिए, फॉर्मेट सही होना चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो हाईलाइट या अंडरलाइन होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, बिजनेस लेटर में आ जाता है। आगे बात करें कि आपसे पूछे कि किसी ऑफिशियल और बिजनेस लेटर को लिखने में क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, आप इस बेसिस पे लेटर को लिख सकते हैं, है ना। लेटर का तो आप फॉर्मेट कहीं भी गूगल करेंगे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं कि क्या क्या एक ऑफिशियल और बिजनेस लेटर को लिखने के स्टेप्स हो सकते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, आपको रेसिपिएंट का एड्रेस लिखना है कि भाई जिसको रिसीव करना है, ये जिसको आप लेटर भेजना है उसका एड्रेस हो। दूसरा का सैल्यूटेशन हो। ठीक है, आगे बॉडी हो उसके अंदर, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो, सिग्नेचर लाइन हो, एनक्लोजर हो। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब आप उसको
एक तरीके से क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपका लेटर मिला मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू हियर अबाउट दैट जॉब, आई एम ग्लैड टू हियर अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी, है ना, लाइक बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या क्या टाइप हो सकते हैं बिजनेस लेटर के। देखो बच्चों, है ना, पहला होता है कवर लेटर। ठीक है, अब कवर लेटर क्या किस तरीके का हो सकता है, ठीक है, पहला है आपका कवर लेटर, ये किस तरीके का हो सकता है कि जैसे कोई जिसमें कंपनी का कोई रिज्यूमे या जॉब एप्लीकेशन होती है, वो होता है कवर लेटर। दूसरा सेल्स लेटर, किस तरीके का होता है सेल्स लेटर, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना या किसी सर्विस को प्रमोट करने के लिए जो कस्टमर के लिए जो लेटर होता है वो क्या होता है, सेल्स लेटर होता है। दूसरा इंक्वायरी लेटर, जिसके अंदर जानकारी हो, इंक्वायरी करनी हो। ठीक है, फिर ऑर्डर लेटर, बताइए आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना हो किसी प्रोडक्ट या सर्विस का। नेक्स्ट कंप्लेन लेटर, आपको कंप्लेन करनी है रिगार्डिंग किसी भी लेटर के कि भाई या किसी भी प्रोडक्ट के कि भाई ये प्रोडक्ट खराब है, मुझे कंप्लेन करनी है, इसमें ये दिक्कतें आ रही हैं, तो वो आपका क्या है, कंप्लेन लेटर है। आगे बात करेंगे फॉलो अप लेटर। भाई देखो कंपनी भी क्या करती है, अपनी पॉलिसी के बारे में कस्टमर से फॉलो अप लेती है, भाई कैसा रहा, क्या रिव्यू रहे, आता है ना स्टार का, 1 स्टार, सिंगल स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, आजकल रेटिंग वाला जो हिसाब चल रहा है वो क्या है, आपका फॉलो अप लेटर है। रिकमेंडेशन लेटर, भाई किसी को जॉब दिलवानी है ना, देखो लिखा हुआ है रिकमेंडेड समवन फॉर ए जॉब, किसी को जॉब दिलवानी है किसी कंपनी में, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं। ठीक है, आगे थैंक यू लेटर, फिर आपने अगर किसी को मान लिया जॉब मिल गई या आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, या तो आपको कोई गिफ्ट प्राप्त हुआ, है ना, तो आप क्या करते हैं, सामने वाले के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड दिखाने में आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका इन सबके बाद में एक लेटर, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर के बाद में एक अच्छा टॉपिक आ जाता है, छोटा सा टॉपिक है एजेंडा। अक्सर सुना होगा आपने कि भाई बताओ एजेंडा क्या है इस मीटिंग का। ठीक है, क्या एजेंडा है वो बताइएगा। तो एजेंडा की बात करें, एजेंडा क्या है, इज द लिस्ट ऑफ मीटिंग एक्टिविटीज इन द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी टेकन अप, बिगिनिंग विद द कॉल टू ऑर्डर एंड एंडिंग विद द एडजर्नमेंट। ठीक है, तो देखो भाई एजेंडा का मतलब है कोई उद्देश्य, कोई ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे क्या है, उन्होंने कहा कि भाई हमारा आज का जो एजेंडा है वो क्या है, क्या है एजेंडा हमारा, कि हम भारत के लिए लड़ेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, हम नेशनल एंथम को इतना स्प्रेड करेंगे, इतना स्प्रेड करेंगे कि पूरा वर्ल्ड इंडिया के नेशनल एंथम को और, है ना, नेशनल एंथम को जान सके और नेशनल सॉन्ग को जान सके। ठीक है, इंडिया के नेशनल स्पोर्ट्स को जान सके, ये हमारा एजेंडा है। एजेंडा मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, हमारा किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को बढ़ाने का क्या उद्देश्य है, वो क्या है, आपका एजेंडा है। नोटिस की बात करें, देखो बच्चों नोटिस क्या है, एक ऐसा अनाउंसमेंट है, कैसा अनाउंसमेंट है, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट जिसको सब फॉलो करें। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, उन्होंने कहा था ना कल रात 8 बजे से नोटबंदी होगी, है ना, तो वही बात है कि एक ऐसा नोटिस जो रिटर्न या फॉर्मल भी हो सकता है, एक ऐसा अनाउंसमेंट जिसे सब लोग यानी कि एक लार्ज ग्रुप लोगों का क्या करे, फॉलो करे, वो क्या कहलाता है, नोटिस कहलाता है। आगे हमारा आज का लास्ट टॉपिक, मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो देखो बच्चों, जब भी हम किसी एजेंडा के बारे में या किसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो या किसी प्रोग्राम को हमें करना हो तो हम क्या करते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग नोट करते हैं, है ना। अक्सर आपने देखा होगा पीएम के पीए, सीएम के पीए, डीएम के पीए, है ना, जो ये होते हैं क्या करते हैं कि इस मिनट में क्या हुआ, है ना, प्रधानमंत्री जी आया, दूसरी मिनट में क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला, तीसरी मिनट में ये बोला, चौथी मिनट में ये बोला, तो वो क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। Minutes are a written record of a meeting. They are instant and describe the discussion and decision of the meeting. तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या होता है कि आपको वो डिस्क्राइब करते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं कि आपने उस मीटिंग के अंदर क्या सुना, क्या देखा, किसी ने क्या कहा, क्या डिस्कशन हुआ और क्या उसका कंक्लूजन निकल के आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। तो आपसे एक बार फिर मैं कहता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर करिए और बने रहिए सक्सेस क्लासेस बिजनौर के साथ। थैंक यू।